तो आपका स्वागत है इन द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड इज व्हाट? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो एटम के बीच में हो सकता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, या दो आयंस के बीच में। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एंड एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या की साइन क्या होता है? इट्स नेगेटिव। बॉन्ड डिसोसिएशन ऑलवेज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव। बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है? ताकि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में जाए, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए? मैक्सिमाइज हो जाए। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करें, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आर मोर स्टेबल। इसमें आते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। ये 4 टाइप्स के बॉन्ड इसमें आते हैं, ध्यान रखना है। देन वीक बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल फोर्सेस आ रहे होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं ऑक्टेट रूल। एटम्स कंबाइन करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। ऑक्टेट पूरा करने का मतलब है अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को वो पूरा कर सके, ठीक है ना। ये दो तरीके से हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एंड हीलियम डुप्लेट फॉर्म करते हैं। अपने वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को उन्हें फुलफिल करना होता है। नाउ सी, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जो ध्यान में रखना है। हाइपर वैलेंट कंपाउंड, इनमें 8 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं PCl5, SF6, H2SO4। हाइपोवैलेंट कंपाउंड जिसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो। इसके एग्जांपल से BF3, AlCl3 एंड LiCl। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस, इसके एग्जांपल से NO, NO2, ClO2 एंड ClO3 इवन, ठीक है। ऑक्टेट रूल नॉट अकाउंट शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना। ये इसके लिमिटेशंस। अब हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन क्या कैसे करें, फॉर्मूला क्या होता है, एंड फॉर्मल चार्ज। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 8 इंटू नंबर ऑफ एटम। जितने नंबर है उसको 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। गॉट इट? नो सी एग्जाम्पल है इसका O3, ठीक है ना। 8 इंटू 3 कर देंगे माइनस, ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने ऑक्सीजन है? 3, ठीक है। सो 24 माइनस आपका 18 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको दे देगा 3। ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। और फॉर्मल चार्ज की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट माइनस रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग, ठीक है ना। फ्री स्टेट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग के बाद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको आप माइनस कर दोगे, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो इनका फॉर्मल चार्ज होता है। अब एवरेज बॉन्ड ऑर्डर एंड एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालना सीखे। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। एवरेज फॉर्मल चार्ज में नेट चार्ज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये इसी साल 2026 का जो कैंसर पेपर है उसमें भी पूछा गया था। ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा हो उसके ऊपर चार्ज होगा -1 का। अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा हो तो उसके ऊपर चार्ज होगा 0। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा उसके ऊपर चार्ज होगा +1। कोवेलेंट बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड पीरियड की मैक्सिमम कोवेलेंसी जाती है 4। थर्ड पीरियड इट कैन एक्सटेंड देयर वैलेंसी मोर देन 4। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो known as sigma coordinate, it is formed by unequal sharing of electron formed between electron donor, जिसको हम Lewis base कहते हैं, and electron acceptor which is Lewis acid. Now the most important topic of the chapter, जहाँ से भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, VSEPR वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसके मेन पोस्टुलेट है द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। इस VSEPR का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, उनके बीच का एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीज़ हम देख सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपल वन अनदर सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस सो दैट वो रिपल्सन को मिनिमाइज कर पाए एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिल्ड कर पाए, ठीक है। नाउ सी, ओवरऑल ज्योमेट्री जो होता है डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के ऊपर। इसको देख करके हम शेप और ज्योमेट्री देख रहे होते हैं, पता कर रहे होते हैं। रिपल्सिव इंटरेक्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर। गॉट इट? नाउ हम मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ABNLM। N और M जो मैंने बोला, दिस आर द सबस्क्रिप्ट ऑफ B और L। यहाँ पे A है सेंट्रल एटम, B है सराउंडिंग एटम, L होता है लोन पेयर, और B के सबस्क्रिप्ट उसके नीचे जो N लगा है वो बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और M जो है ना वो नंबर ऑफ लोन पेयर बताता है, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना। इसको ऐड करने पे हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखो, अगर AB2 टाइप का अगर मॉलिक्यूल आपको मिले, AB2, ठीक है ना, L यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। A क्या है आपका? सेंट्रल एटम है, B क्या है? सराउंडिंग एटम है, और यहाँ पे 2 क्या बता रहा है? सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच का बॉन्ड कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, ठीक है। सो AB2 टाइप के मॉलिक्यूल जो है ना उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर होती है। एंगल क्या होता है? 180 का। तो इसके कुछ एग्जांपल है CO2, BeCl2, HgCl2। अब देखेंगे AB3 टाइप के। AB3 जो टाइप है ना वो ट्राइगोनल प्लेनर शो करते हैं, ठीक है ना। इनका एंगल होता है 120 डिग्री, और 120 डिग्री के कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर में।
AB4 टाइप की बात करूँ तो ये होते हैं टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। ऐसे कितने एंगल्स होते हैं? 6 एंगल्स होते हैं। उसके बाद AB5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसको हम इन शॉर्ट TBP भी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है PCL5। इसमें कितने एंगल्स होते हैं? 90 डिग्री के 6, 120 डिग्री का 3, 180 डिग्री का 1। गॉट इट। नाउ AB6 का कितना होता है? AB6 की ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होता है। कितने एंगल्स होते हैं? 90 डिग्री के 12, 180 डिग्री के 3। इसका एग्जांपल है SF6, ठीक है। अगर इन ज्योमेट्री में लोन पेयर प्रेजेंट हुआ, फॉर एग्जांपल AB3, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो इसको हम कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। अगर वही इसमें एक लोन पेयर आ जाए तो ये हो जाएगा AB2L1 टाइप का मॉलिक्यूल। इसको आप हम ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं कहेंगे, बल्कि इसका शेप अब बन जाता है V शेप या बेंट शेप का। इसका एग्जांपल होता है ओजोन का मॉलिक्यूल एंड SO2। नाउ अब AB3 में अब AB4 की बात करते हैं। AB4 नॉर्मली कोई लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर आ जाए तो अब वो बन जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका एग्जांपल है एमोनिया। इसमें और एक लोन पेयर आ जाए, टेट्राहेड्रल वाले में और एक लोन पेयर आ जाए और ये बन जाए AB2L2, तो यह कौन सा शेप दिखाएगा? बैंड शेप और V शेप, ठीक है ना। और AB5 वाले में एक लोन पेयर आएगा तो वो सीसो शेप बनाएगा, 2 लोन पेयर आएगा तो T शेप बनाएगा, 3 लोन पेयर आएगा तो लीनियर शेप बनाएगा। वही AB6 वाले में एक लोन पेयर आएगा तो स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा और 2 लोन पेयर आया तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। गॉट इट। नाउ अब हम इनके शेप्स का रीजन लिखेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले SO2 का SO2 थ्योरेटिकली द शेप शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर, बट एक्चुअली इसका शेप क्या होता है? बेंट और V शेप का होता है। इसका रीजन है द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मच मोर एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जिसकी वजह से उसका शेप क्या हो जाता है? बेंट शेप का हो जाता है। एंड उसका एंगल 109.5 उसका एंगल रिड्यूस हो जाता है 120 डिग्री से 119.5। अब हम देखते हैं NH3 का, ठीक है। इसका शेप क्या होता है? इसमें हम देखेंगे अ बॉन्ड पेयर इन प्लेस ऑफ लोन पेयर द शेप वुड हैव बीन टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, ठीक है, अगर लोन पेयर नहीं होता। सो 1 लोन पेयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका शेप क्या हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया और 109.5 डिग्री से ये रिड्यूस हो गया, इसका एंगल 107 डिग्री। ध्यान में रहे कि जब भी लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है तो उनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। नाउ अब हम H2O का देखते हैं, ठीक है। सी द शेप शुड बी टेट्राहेड्रल, लेकिन 2 लोन पेयर कितने लोन पेयर पूछा जाए? 2 लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से उसका शेप क्या हो जाता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है एंड इट फॉर्म बैंड शेप और एंगुलर शेप, और उसका एंगल 109.5 डिग्री से रिड्यूस होकर के 104.5 डिग्री हो जाता है। अब हम देखेंगे SF4, ठीक है। इसमें कितने एक्सियल बॉन्ड होते हैं? 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं। एक्सियली 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, रिपल्सन होता है। इक्वेटोरियल में 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, ठीक है ना। तो लोन पेयर एट इक्वेटोरियल मोर स्टेबल, ठीक है ना। इक्वेटोरियल वाला पे लोन पेयर मोर स्टेबल। आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो लोन पे जो है ना, आप उसको एक्सियल पे भी रख सकते हो, आप इसको इक्वेटोरियल पे भी रख सकते हो, लेकिन इक्वेटोरियल पे 2 लोन पे बॉन्ड पेयर है और वही एक्सियल पे 3 लोन पे बॉन्ड पेयर है। सो इक्वेटोरियल पे कम है ना, इसलिए हम लोन पेयर को कहाँ पे रखेंगे? इक्वेटोरियल वाले पोजीशन पे रखेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा, आपका SF4 का शेप दे देगा और लोन पेयर को एक तरफ वो एक्सियली रखेगा, दूसरी तरफ वो इक्वेटोरियली रखेगा, पूछ देगा कि कौन सा इसका प्रॉपर एक्चुअल इसका शेप है। तो फिर अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझे होंगे तो देन आप उसको गलत करके आओगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट विच इज ClF3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इसमें हम देखेंगे कि द लोन पेयर आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना। सो देयर आर लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एज कम्पेयर टू अदर विच आर प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। गॉट इट ना। इसमें भी हम इस चीज़ को देखना है हमें कि इक्वेटोरियल पे लोन पेयर का होना ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू एक्सियल, ठीक है। और इसमें हमें टी शेप देखने के लिए मिल रहा होता है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। इसके कुछ सेलियंट फीचर है। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। गॉट इट ना। और मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालोगे। आपको देखना है कितने सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है, उन दोनों को ऐड कर दोगे आपको मिल जाएगा। अगर दोनों को ऐड करके अगर आपका 2 आ रहा है, आंसर 2 आ रहा है, इसका मतलब वो SP है। अगर आंसर 3 आ रहा है देन SP3 है। अगर 4 आ रहा है देन अगर हाइब्रिडाइजेशन 4 निकल के आ रहा है देन SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो। नो ऑर्बिटल्स हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन और वैकेंट ऑर्बिटल सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब नेचर ऑफ S और P ऑर्बिटल्स हम देख लेते हैं। जो S ऑर्बिटल होता है ना, इसका एंगुलर नेचर ज़्यादा होता है, डायरेक्शनल नेचर कम होता है, लेकिन मिक्सिंग के बाद इसकी डायरेक्शनल नेचर जो होती है ना वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। और P इसके पास डायरेक्शनल नेचर तो ज़्यादा होता है लेकिन एंगुलर नेचर इसके पास कम होता है, इसलिए मिक्सिंग के बाद इसका एंगुलर नेचर इंक्रीज हो रहा होता है। तो सिंपल सी बात है कि जिनके पास जो नेचर नहीं होता है वो मिक्सिंग के बाद इंक्रीज हो रहा होता है। सिंपल सी बात याद रखेंगे, S के पास क्या होता है? एंगुलर नेचर होता है, और P ऑर्बिटल के पास क्या होता है? डायरेक्शनल नेचर हो रहा होता है। अब एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल निकालना, बॉन्ड एंगल आप कैसे निकालोगे? आप VSEPR को देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे AB2 टाइप का सबसे ज़्यादा होगा, लीनियर होता है 180 होता है। उसके बाद AB3 का कितना होगा? 120 होगा।
AB4 का कितना होगा 109.5 डिग्री होगा। ऐसे करके आप VSEPR से बॉन्ड एंगल देख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का भी देख सकते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला SP का सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, SP2 उसके बाद SP3, अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाता है तो आपने लोन पेयर देखना है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट और दोनों मॉलिक्यूल में लोन पेयर सेम है तो आपने बॉन्ड एंगल डिसाइड करना है साइड एंगल को, साइड एटम को देख करके। साइड एटम की साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। गॉट इट ना। अगर लोन पेयर डिफरेंट हुआ, अगर सेम लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, देन बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर लोन पेयर एब्सेंट हुआ देन दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल NO2 प्लस NO2 NO3 माइनस NO2 माइनस, इनका आपने अरेंज करना है बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका, NO2 प्लस, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, NO2 के पास क्या प्लस है, प्लस है मतलब प्लस है, ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल, ठीक है। सो NO2 प्लस वाले का ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल, उसके बाद NO2 का, उसके बाद NO3 माइनस का, उसके बाद NO2 माइनस का। ये ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ में भी पूछा जा चुका है कई बार। नाउ टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज इन हाइब्रिडाइजेशन, sp3d में डी आ रहा है ना, तो इसमें कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसमें DZ² यूज हुआ है। sp3d² में DZ² और dx² माइनस y² का यूज किया गया है। sp3d3 में DZ² dx² माइनस y² एंड dxy का यूज किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी PYQ में आ चुका है। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल की बात करें तो देखो क्या रीजंस हो सकते हैं कि मॉलिक्यूल इम्प्रॉपर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट नहीं करने के क्या रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, नॉन कंट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल। इसका मतलब है डी ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है तो कभी भी साइड एटम में हाइड्रोजन नहीं आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। इफ डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, साइड एटम एज हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल XeF6 ये हो सकता है, लेकिन XeH6 नहीं हो सकता। XeF2 हो सकता है, XeH2 नॉट पॉसिबल, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। SF6 की बात करें, ये होगा, SH6 ये नहीं होगा। ये नॉन कंट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखोगे। देन इम्प्रॉपर कोवैलेंसी, ठीक है ना, NCl3 ये एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सेकंड पीरियड में हम देखेंगे इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है ना वो 4 होती है। अब थर्ड पीरियड में उनकी कोवैलेंसी इस टाइम पे जाकर के इंक्रीज होती है 4 से ज़्यादा, ठीक है। देखो BF4 माइनस एग्जिस्ट करेगा, BF6 3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ClF3 एग्जिस्ट करेगा, FCl3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, AlF6 3 माइनस एग्जिस्ट करेगा, CCl6 2 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम अगला फैक्टर देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस का, ठीक है ना। अगर साइड एटम बहुत ज़्यादा उसकी साइज बड़ी है, वो लार्ज है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल PCl6 माइनस एग्जिस्ट करेगा, वही Cl को हटा के आप Br लगा तो साइड एटम बहुत बड़ा हो गया, उसकी साइज बड़ी हो गई तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा ही F6 की बात करें, ठीक है ना, ऐसा F6 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वही F को हटा के आप Cl लगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। IF7 एग्जिस्ट करेगा, अब F की जगह आप Cl लगाओ, Br लगाओ, I लगाओ, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इवन आप बॉन्ड ऑर्डर को देख करके भी आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 अगर हुआ जिसका, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। गॉट इट ना। ओवरलैपिंग वाले मैकेनिज्म को बताता हूँ, इट्स द मैकेनिज्म ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। अगर कोएक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर साइडवे ओवरलैपिंग होगा तो इसको हम कहेंगे कोलैटरल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। गॉट इट ना। और सिग्मा बॉन्ड इट्स मोर, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोलैटरल पाई बॉन्ड। गॉट इट ना। अब देखो कुछ फैक्ट आप देख लो, O3 के 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, CO3 2 माइनस एंड CO2, इसके 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। PCl5 के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, sp3d होता है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड लाई करता है इन द सेम प्लेन। एंगल कितना बना रहे होते हैं एक दूसरे से 120 डिग्री का। 2 एक्सियल PCl बॉन्ड अबव एंड बिलो द प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू इक्वेटोरियल प्लेन एंड 180 डिग्री टू ईच अदर। एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं इक्वेटोरियल से ज़्यादा लंबे होते हैं, और जो ज़्यादा लंबे होते हैं वो उतने वीक भी होते हैं। और बिकॉज एक्सियल बॉन्ड सफर मोर रिपल्सन, इसलिए एक्सियल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। प्लेनर या नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल की बात करें, आप नॉन प्लेनर वाले याद रख लो, प्लेनर वाले खुद आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। नॉन प्लेनर कौन होते हैं आपके, होते हैं ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, सीसॉ, ठीक है ना। ये 5 जो होते हैं वो नॉन प्लेनर में आ रहे होते हैं। डाइपोल मोमेंट की बात करें, ठीक है, जिनका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है ना, उनका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो होता है ना वो 0 आ रहा होता है। सो अभी हमने जितने भी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल देखा, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, ये सारे के सारे, ठीक है ना, शर्त ये है कि इसमें लोन पे प्रेजेंट ना हो, ठीक है ना, तो वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर शो करेंगे, फॉर्म करेंगे, इसलिए इन सब का डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। इसके साथ साथ आप ये याद रखिए, लोन पे वाले कौन से हैं, बिना लोन पे वाले तो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट उनका 0 होगा। जिनके पास लोन पे है उनके एग्जाम्पल कौन से, AB2L3 टाइप वाला मॉलिक्यूल एंड AB4L2 टाइप का मॉलिक्यूल, ये जो होते हैं ना, इनका जब स्ट्रक्चर देखेंगे ये भी सिमेट्रिकल फॉर्म करेंगे और इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। कुछ ऑर्डर आप ध्यान में रख लो, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है ना, ये ऑर्डर होता है जिसमें HF डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसके बाद और दूसरा ऑर्डर आपने ध्यान रखना है, H2O, HF, NH3, HCl, CHCl3, H2S, HBr, HI, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। और CH3F और CH3Cl, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है, CH3Cl का होता है, ठीक है ना।
आयनिक बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जनरली इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। सो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को देना चाहता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हुए आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जनरली ये सॉलिड कंपाउंड बना रहे होते हैं, ठीक है ना। नाउ ब्रिटल इन नेचर होते हैं एट रूम टेम्परेचर। आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। कई बार आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि लैटिस एनर्जी का या एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। सो इसके लिए आपने ध्यान में रखना है कि जो एनायन और कैटायन का जो आपके चार्ज बन रहे हैं ना, उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। जिस मॉलिक्यूल का ज़्यादा आता है उसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सो लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। गॉट इट ना। नाउ कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर भी पूछा जाता है, इसको हम फजान्स रूल से देखेंगे, ठीक है। जिसकी जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उसका उतना कोवेलेंट कैरेक्टर। सो पोलराइजेशन डिपेंड करता है, ठीक है ना, चार्ज के ऊपर, ठीक है ना। जिस आयन का जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका पोलराइजेशन होगा। एनायनिक साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कैटायनिक साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें, इट वाज डेवलप्ड बाय फंड एंड आर एस मोलिकन इन 1932। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वही पॉलीसेंट्रिक होते हैं। द नंबर ऑफ molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbitals. When two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed. One is known as bonding molecular orbital, वही दूसरे को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग molecular orbital. इसमें बॉन्डिंग molecular orbital की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। वही इसके ऊपर BMO यानी बॉन्डिंग molecular orbital के ऊपर होता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग molecular orbital. इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और लेस स्टेबल होता है, इसलिए ऊपर होता है, ठीक है। एंड इसमें जो फीलिंग होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की हम फीलिंग करेंगे, ठीक है, ये हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल, ठीक है, जैसे पहले करते हैं नॉर्मली। इन्हीं तीनों को ओबे करते हुए हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम फील करेंगे ना। नेक्स्ट सी फीलिंग का ऑर्डर क्या होता है? नाइट्रोजन तक, इसके दो डिफरेंट ऑर्डर से जो आपने ध्यान रखना। नाइट्रोजन तक आपने किस ऑर्डर को फॉलो करना है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना। उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, ठीक है ना। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है तो आपको इसको ऊपर या नीचे रखना है। उसके बाद सिग्मा 2pz, ठीक है, देन सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py, सेम लाइन में उनको रखना है, देन सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है ना। और N2 के बाद में आपने बस इनका ऑर्डर चेंज कर देना है, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि पहले आप क्या लिखते थे? N2 तक आप क्या लिखते थे? सिग्मा 2px और सिग्मा 2py लिखते थे। अब सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा। वॉट इतना, बस इतना आपने चेंज कर देना है, ठीक है ना। अप टू N2 क्या आएगा? px py देन pz आएगा। इसमें pz पहले आ जाएगा आफ्टर N2। नाउ देखो बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक हम अपने बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन के नंबर को देख करके हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है ना। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो 0 होगा बॉन्ड ऑर्डर। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो 0 होगा, ठीक है। अब 4 के बाद आप 3 पे आओ, 0.5 हो जाएगा। उसके बाद 2 पे आओगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 पे आओगे तो आपका 0.5 हो जाएगा। उसके बाद ये तो लेफ्ट साइड आपने चल के देखा, राइट साइड आप चल के देखोगे। सो 4 से 5 पे जाओ 0.5 हो जाएगा। आप 6 पे जाओ तो 1 हो जाएगा। आप 7 पे जाओ तो 0.5 हो जाएगा। आप 8 पे जाओ तो फिर 0 हो जाएगा। मतलब 0 से 0.5 जाएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर 0.5। ये ऑर्डर आपने फॉलो करना है। वही 8 से लेकर के 20 तक अगर हम देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना, आप 14 पे जाओ, 14 को आप नंबरिंग दो 3, और लेफ्ट साइड जब आप जा रहे होंगे ना 14 13 12 11 ऐसे आप जब जा रहे होगे मूव करोगे, सो 0.5 आपने कम करते जाना है। सो 3 से 14 से आप 13 पे गए, सो 3 से 2.5 होगा, फिर 2.5 से 2, उसके बाद 1.5 1 0.5 0। वैसे ही राइट साइड पे भी करना है। 14 से जब आप 15 पे जाओगे 3 से 2.5 होगा, 15 से जब 16 पे गए 2, उसके बाद 1.5 1 0.5 देन 0। गॉट इट ना। अब बॉन्ड ऑर्डर को आप देख के जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी ना। मैग्नेटिक नेचर की बात करें, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो वो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। गॉट इट ना। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आता है, B2O2 और S2, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी, ठीक है ना, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। कौन? B2O2 और S2, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है √N × N+2। गॉट इट ना। नो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। जब दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हो, दूसरे मॉलिक्यूल में FO1, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनमें से कोई एक आपके पास एटम हो, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इन एटम के साथ, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ लिंकेज शो करेंगे, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है। अगर विद इन मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है ना, जैसे नाइट्रोफिनॉल में होता है, ठीक है ना, वो नाइट्रोफिनॉल क्या शो करता है? इंटरमॉलिक्यूलर शो करता है, ठीक है ना। और पी नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या शो करता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। एंड ध्यान में आप रखो कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल देन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ H2O की बात करें, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करके आइस फॉर्म करता है ना, सो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और एक H2O के
और एक H2O के मॉलिक्यूल की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना 4 साइट फॉर्म करता है, ठीक है ना। कितने साइट ये फॉर्म करता है? 4 साइट फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है ना। डाइपोल बेस्ड फोर्सेस की बात करें, आयन डाइपोल हो सकता है, आयन इंड्यूस डाइपोल हो सकता है। आयन डाइपोल का मतलब होता है आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। आयन इंड्यूस डाइपोल का मतलब है आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। डाइपोल की बात करें तो बिटवीन पोलर। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की बात करें बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर।